तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मिशन आरआरबी एनटीपीसी 2024-2025। तो दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और क्वेश्चन नंबर पहला है रीजनिंग का। लिखा है पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूरब में है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है। बाजार मेरे घर से किस दिशा में है? बताइए। पहले सवाल को बिल्कुल आराम से समझ लेना। कह रहा है पोस्ट ऑफिस जो है स्कूल के पूरब में है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है। बाजार मेरे घर से किस दिशा में है? ये दिशा का क्वेश्चन है। और दिशा का क्वेश्चन करते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों ऊपर ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे। ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा, अपने दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट हो जाएगा। दाहिने हाथ की तरफ जब भी आप बोर्ड पे जाएंगे दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट हो जाएगा और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट हो जाएगा। बस इतने चीज का ध्यान रखना डायरेक्शन के सवाल करते वक्त। अब हम चलते हैं सवाल को। कह रहा है पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूरब में है। पहले हम स्कूल बनाते हैं। मान लेते हैं ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूरब में है। अब देखिए पूरब इधर है तो हम पोस्ट ऑफिस को इधर बना लेंगे। बस इशारा समझ जाना। अब मैं पोस्ट ऑफिस ये बना दिया, ठीक है। ये स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस, ये पूरब में है, ठीक है। अब कह रहा है बाजार जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। स्कूल के दक्षिण में, दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ, ये साउथ। ये क्या है? घर है मेरा। मेरा घर नहीं, क्वेश्चन में लिखा है जो उसका घर, मेरा घर न समझ लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में, पोस्ट बाजार जो है ये मान लो बाजार है। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पे मेरा घर स्कूल से है। मेरा घर स्कूल से यानी ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि बाजार मेरे घर से किस दिशा में है? जो बाजार है वो मेरे घर से, ये मेरा घर है, मेरे घर से किस दिशा में है? हमें कुछ नहीं करना है, हम घर के चारों तरफ लाइन खींच देंगे ऐसे, जो डायरेक्शन हमने यहां बताया था। तो दोस्तों एक डायरेक्शन मैं यहां बताना भूल गया था। नॉर्थ और ईस्ट में जो बीच की डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट कहलाती है। वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे साउथ वेस्ट कहते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में जो होता है उसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो अब बताइए, यहां पे ये घर हो गया। अब बताइए ये घर किस दिशा में है दोस्तों? घर से ये बाजार किस दिशा में है? ये नॉर्थ हो गया आपका, ये वेस्ट ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कोई दिया है? उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, बात एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करके बनाना है, दिशा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? बताइए। यकृत, किडनी, अमाशय या अग्नाशय? ग्रंथि को कहते हैं ग्लैंड। निम्न में से कौन सा ग्लैंड नहीं है? लीवर, किडनी, पैंक्रियाज या स्टोमच? बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमाशय, स्टोमच। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लैंड होता क्या है, ग्रंथि क्या होती क्या है और कितने प्रकार के होते हैं।
दोस्तों ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो हमारे अंतर शरीर से स्रावित होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो किसी डक्ट से हार्मोन्स निकलते हैं, किसी थैली से हार्मोन्स निकलते हैं। तो दोस्तों जो लीवर होती है, लीवर भी एक ग्लैंड है, लीवर एक ग्लैंड है और लीवर से हमारा पित्त निकलता है जिसे कहते हैं ब्लैडर। ठीक है। चौथा नंबर है अग्नाशय। अग्नाशय को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियास। ठीक है। इससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जो कि ग्लूकोज के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रीऑन या ऑक्सीजन? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीऑन। फ्रीऑन को हम CFC भी कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों फ्रीऑन में प्रशीतक के रूप में या शीतलन के रूप में हम CFC या फ्रीऑन गैस का यूज करते हैं। दोस्तों इस गैस के यूज से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को, क्योंकि वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को ये CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो नष्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसमें होल हो रहा था। और यदि ओजोन परत में, जिसे O3 कहते हैं, यदि ओजोन परत में होल हो जाएगा तो दोस्तों सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी। जब सूर्य से आने वाली किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ेंगी तो इसमें तमाम प्रकार के स्किन कैंसर और हृदय रोग बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी मनुष्य के जीवन में। तो दोस्तों यही ओजोन की एक परत होती है, जो कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है और हमें स्किन कैंसर और तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करता है। और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है और ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने के लिए काफी आवश्यक गैस है। और अमोनिया ज्यादातर खाद्य या उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो CFC है, इस पे सारे ग्लोबल लेवल पे चर्चा हुई और उससे उन्हें ये पता चल गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रीऑन गैस है, ये रेफ्रिजरेटर में काफी नुकसानदायक है हमारे वातावरण के लिए। तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि HCFC या HFC प्रशीतक या शीतलन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए। निम्नलिखित में कौन सा साधन प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए। इसको मिटा देता हूं मैं। प्रवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। प्रवर्धन को क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ट्रांजिस्टर। इसका सही जवाब होगा ट्रांजिस्टर। दोस्तों ट्रांजिस्टर हमें एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम एम्प्लीफिकेशन के रूप में करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में प्रयोग करते हैं। इसके दो तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। डायोड का काम होता है रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? AC को DC में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये डायोड एज ए रेक्टिफायर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। संधारित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर।
कैपेसिटर क्या करता है, ये चार्ज या पावर, वोल्टेज और करंट तीनों को स्टोर करने का काम करता है। कौन? कैपेसिटर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे कुछ हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एज ए एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि B को K तथा O को X पढ़ा जाए तो E को क्या पढ़ा जाएगा? दोस्तों ये अल्फाबेटिकल लेटर पे डिपेंड करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको हल करते वक्त हमें सभी लेटर का प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें कह रहा है कि B को क्या कहा जाता है? K। अच्छा दोस्तों B का नंबर कितना है? 2 और K का नंबर कितना है? 11। 2 से 11 जाने में, 2 से जाने में कितना प्लस हो रहा है? 9। ध्यान दिया आपने? ठीक है। अब देखिए O को X कहा जाता है। O को X, O को क्या कहा जाता है? X। अब ध्यान दीजिए O का प्लेस वैल्यू कितना है? 15 और X का प्लेस वैल्यू कितना है? 24। इसको जोड़ेंगे तो इसमें +9 करेंगे तब ये 24 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही +9 करना है, कोई भी आए। E है, E का कितना है? 5 है और प्लस इसमें 9 कर दो। 9 5 9 5 14। 14 पे कौन सा आएगा? N आएगा। N है कोई सवाल में? पहला नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दोस्तों पोलो या चंगल खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? बताइए। पोलो या चंगल खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन मोहम्मद? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारी दे दूं आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त घोड़ों से गिर के हो गई थी और इसके शव को लाहौर में दफनाया गया है। लेकिन इनके मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, उनका सेनापति जबकि उनका दामाद भी था जिसका नाम था इल्तुतमिश को गद्दी पे बैठाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा पृथ्वी। जो चांद है, चंद्रमा है, वह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और यह पूरे ब्रह्मांड का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों चांद पे हमारे कई मिशन गए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ताकि हमें उस पे जीवन की संभावना का कुछ पता लगा सके कि उस पे जीवन जीना आसान है या दुर्लभ है। चलिए इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? 45 आदमी, कितने आदमी?
45 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 16 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 45 इंटू 16, 16 पाँचे 80, 16 पाँचे 80, 16 चौको 64, 64 और 8 72, यानी टोटल काम कितना है? 720। टोटल काम 720 है दोस्तों। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि 45 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन बाद जुड़ते हैं ना, तो 4 दिन तक तो काम 45 आदमी ही करेंगे। 4 दिन तक काम, 4 दिन तक काम ये 45 आदमी ही करेंगे। तो 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 180। अब दोस्तों टोटल काम 720 था, उसमें से 80 काम हम माइनस कर देंगे। 80 काम हम जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 540। 540 काम हमारा शेष बचा। दोस्तों अब कह रहा है कि 36 आदमी और जुड़ गए। पहले 45 थे, अब प्लस 36 आदमी और जुड़ गए, तो टोटल आदमी कितने हो गए? 81। 81 इंटू एक्स दिन में करेंगे कितने काम? 540 काम। जैसे हमने 45 काम 16 दिन में करके और टोटल काम हमने 720 निकाल लिया था, ठीक है। अब वैसे ही 81 आदमी, हमें 45 और 36 पता चल गया, 81 आदमी। अब हम मान लेते हैं एक्स दिन में करते हैं कितने काम को? बच्चे शेष काम को ना, 580 काम को। ध्यान देना, तो x बराबर 540 बटे के 81। दिखाई दे रहा है आपको? 540 बटे के 81। अब देखिए दोस्तों, अब इसको काटेंगे 9 से। 9 9 81, 9 6 के 54, 60 बटे के 9। इतना समझ में आया? 60 बटे के 9 आया। अब देखिए, अब इसको कितना से 9 से काटिए ना, 9 6 के 54, बचा कितना? 6, शेष कितना? 6 बटे 9 हो जाएगा। इतना समझ में आया ना? ये शेष और ये भाजक, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 3 लिखे 9। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 सही 2/3। अब समझ में आया दोस्तों? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, बताइए। मतलब कहने का ये 425 रुपए में बेचने पे जो लाभ हो रहा है, जितना का लाभ हो रहा है, उतना ही हानि हो रही है उसे 355 रुपए में बेचने पे। तो क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए। दोस्तों इस सवाल को समझने के लिए हमें सीपी, एसपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी सामान को खरीदते हैं। मान लीजिए कि ये डस्टर है और मार्केट में इसका एमआरपी लिखा है, मान लीजिए 100 रुपए। मान लीजिए 100 रुपए इसका एमआरपी है, लेकिन हम इसकी बार्गेनिंग करा करके हम इसे 80 रुपए में लेके आए, तो 80 रुपए जो है वह सीपी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसको कितने रुपए में खरीदा है? 80 रुपए में, ठीक है। मान लो इसी को मैं आपको बेच दूंगा 120 रुपए में, ठीक है। 80 रुपए में तो हमने खरीदा, ये हमारा सीपी हो गया। अब इसी डस्टर को हमने आपको 120 रुपए में बेच दिया, तो जो बेचा गया वैल्यू होती है वो सेलिंग प्राइस होता है या एसपी होता है, ठीक है। उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। एसपी बराबर विक्रय मूल्य। दोस्तों हम 0 लेवल के भी बंदे को अपने साथ लेके चल रहे हैं, 12वीं पास के भी, क्योंकि एनटीपीसी में 12वीं की भी वैकेंसी है। तो जिन्हें आता है वो अपने आप को
तो जिन्हें आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आता है यह सवाल वो देख लें। जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं आता है वो सवाल पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या कहता है, हमेशा लाभ जो होता है, जब लाभ हमेशा तभी होगा जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा और उसमें से क्रय मूल्य को घटाया जाए। मान लो सेलिंग प्राइस जो बेची गई मूल्य है 100 रुपए है और 80 रुपए हमारा क्रय मूल्य था, तो हमें 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपए का लाभ होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन हानि के समय में सीपी हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हमें हानि होती है ना, तो हमें क्रय मूल्य से कम पैसे मिलते हैं। तो जैसे तो हम कम सीपी माइनस एसपी हो जाएगा लाभ के समय, अरे हानि के समय, ये हानि के समय होगा और ये क्या होगा लाभ के समय। लाभ के समय एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, हानि के समय सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी और लाभ और हानि आपने समझ लिया। क्वेश्चन में बस यही है, बस अब कुछ नहीं करना है। कह रहा है यदि 425 रुपए में बेचने पे, यानी एसपी दे दिया है 425, तो लाभ जो होता है एसपी माइनस सीपी होता है। अब कह रहा है कि एसपी दे दिया है कितना, एसपी दे दिया है 425, अब माइनस सीपी हमें कुछ नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये बराबर हो रहा है किसके, जो हानि होती है, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी के। एसपी में कितना लाभ, हानि पे कितना बेच रहा है वो 355 रुपए, तो सीपी मान लो एक्स था, तो एक्स में से घटाएंगे ना, एक्स में हमने सीपी माना सीपी बराबर एक्स है, तो जहां जहां सीपी रहेगी वहां एक्स रख दिया हमने। तो लाभ के समय एसपी माइनस सीपी, हानि के समय सीपी माइनस एसपी। एसपी कितना है 355। ये प्रश्न नहीं कह रहा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो प्रश्न कह रहा है उसको हमने उतार दिया। अब इस समीकरण से आप प्रश्न को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतनी ही लाभ होती है, 425 रुपए में बेचने में उतनी ही लाभ होती है जितनी उसे 355 रुपए में बेचने में हानि होती है। ठीक है, दोनों बराबर कर दिया हमने। अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन है। देखिए ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 355 आ जाएगा इधर, तो ये जुड़ जाएगा 425 प्लस 355। अब जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 5 10 को 0, 5 2 7 1 8 और 4 3 7, 780 रुपए, यानी 2x बराबर 780, तो x बराबर 780 बटे के 2। अब डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, 2 9 18 0, यानी सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 390, और सीपी को ही क्रय मूल्य कहते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 390, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में आया? फिर से समझा देता हूं। हानि के समय हमेशा हम सीपी में से एसपी को घटाते हैं, लाभ के समय हमें हमेशा एसपी में से सीपी को घटाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न में ही कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, इसका लाभ और इसका हानि दोनों ही बराबर हैं। तो हमने एसपी माइनस सीपी करा, यहाँ पे सीपी माइनस एसपी करा, यहाँ पे दोनों से सजातीय पद को एक तरफ कर लिया, तो 2x और इधर पक्षांतर कर दिया 425 और प्लस 355, जोड़ने को जोड़ने पे आया हमारा 780 डिवाइडेड बाई 780
डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 390। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है जासूस, मुखबिर, रिपोर्टर, आगे क्या होगा? जासूस संबंधित है मुखबिर से, उसी प्रकार रिपोर्टर किससे संबंधित है? बताइए। स्रोत से, समाचार से, संपादकीय से या निबंध से? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्रोत। क्योंकि जिस प्रकार जासूस मुखबिर से अपनी सूचना प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार जो रिपोर्टर्स हैं वो स्रोत से अपनी सूचना, अपने समाचार को इकट्ठा करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्रोत।